तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत बड़ा है पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत कम से कम टाइम में हम इसको कवर करें और इसके सारे कॉन्सेप्ट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आज पहली क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अटेंड करने आया है, वो भी इसको देख करके समझ सकता है और अपने क्वेश्चंस नीट में सॉल्व कर सकता है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है हमारे लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे सिर्फ यहाँ बेटा। तो देखो, चार्ज, पहली प्रॉपर्टी आ रही है आपकी चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ऑफ एनी। प्लस माइनस इसलिए कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम जनरली इलेक्ट्रॉन से कंसिडर करते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम प्रोटॉन से कंसिडर करते हैं। एक और चार्ज, अगर मान लो कि किसी बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं है तो उसको हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं या फिर न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसपे जीरो चार्ज होता है। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ एनी, जिसमें N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो कूलम क्या है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है अभी रिसेंट ईयर में, वो ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर आपकी जीरो है बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर यही चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि एक फिक्स वेलोसिटी से उसको हमने मूव करवाया है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और यही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करे, कैसा मोशन करे बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन करे, यानी कि उसकी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएम वेव्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहां पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट यहां पे हमको याद रखना है चार्जेस के रिस्पेक्ट में, तो अगर चार्ज स्टेशनरी है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, कि हम कैसे कैसे चार्जिंग कर सकते हैं या चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। तो नंबर 1 आ रहा है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने देखा होगा बचपन में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने करे होंगे। एक कंगे को अपने बालों में आपने ऐसे रब किया होगा और बहुत सारी चीजों को, कागज के टुकड़ों को आपने उसमें अट्रैक्ट करवा के देखा होगा। तो वो जो एग्जांपल है आपका बेसिकली वो फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग हमको पढ़नी नहीं है। नंबर 2 है बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है बिना किसी टच के आप सामने वाले में चार्ज इंड्यूस कर दो, यानी कि दो मेटल के स्फीयर हैं, अगर वो दूर दूर रखे हुए हैं तो किसी कारण से उनके अंदर क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर पॉजिटिव चार्ज मैंने किसी एक मेटल के स्फीयर को दे रखा है उसकी आउटर सरफेस पे, तो इसके सामने एक अनचार्ज स्फीयर में रखूंगा, तो ये क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इसकी क्लोज सरफेस है उसमें अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसकी जो दूर वाली सरफेस है, अपोजिट सरफेस है, उसमें सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन से प्रोड्यूस हुआ चार्ज, इंडक्शन के द्वारा जो चार्ज हम इंड्यूस कर रहे हैं, वो चार्ज हमेशा या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा इंड्यूसिंग चार्ज से, यानी कि जिसके द्वारा हम नया चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं वो हमेशा लेस होगा या इक्वल हो सकता है इंड्यूसिंग चार्ज के। इसलिए इसका फॉर्मूला भी हमने लिखा है Q डेज, मतलब जो नया चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ, क्या लगा देंगे यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ Q 1 - 1 अपॉन K। तो नेगेटिव भी रहेगा, मतलब चार्ज अपोजिट हो गया फॉर एग्जांपल, और 1 - 1 बाय K। K क्या है यहाँ पर, K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एयर का मैंने डाइलेक्ट्रिक लिख रखा है 1 और मेटल का डाइलेक्ट्रिक लिख रखा है इन्फिनिटी। तो दोनों प्रोसेस आपको समझ में आई। तीसरी प्रोसेस है आपकी बेटा कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में आप कांटेक्ट के थ्रू क्या करते हो, चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर करते हो या सामने वाली बॉडी में चार्ज इंड्यूस करते हो। तो फॉर एग्जांपल देखें हम, तो वापस से दो मेटल के स्फीयर लिए हमने, एक चार्ज है उस पर चार्ज है Q, दूसरे पे चार्ज है 0, मतलब एक अनचार्ज और एक चार्ज बॉडी। इन दोनों को हम या तो मेटल के वायर से ही कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दो, या दोनों को आपस में टच कर दो। तो जब आप इसको आपस में टच करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब आप इसको वापस अलग करोगे तो दोनों स्फीयर पे इक्वल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो चार्ज होता है मेटल स्फीयर का, वो सारा का सारा ट्रांसफर इस पे होने की कोशिश करेगा। अब ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच ना कर जाए। तो जब तक दोनों स्फीयर पे चार्ज बराबर ना हो जाए तब तक आपका चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस केस में देखें अपन, तो इसका चार्ज था Q, इसका चार्ज था 0, डिवाइडेड बाय दो मेटल के स्फीयर, तो Q/2,
तो इन दोनों स्फीयर पे Q/2 चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा। क्या क्लियर है? अगर हम इस Q/2 को एक और चार्ज स्फीयर जिसका चार्ज हो मान लो Q, इसके साथ कांटेक्ट में लेके आ गए तो क्या होगा? फिर जब हम इसको अलग करेंगे तो हमारा टोटल चार्ज हो गया Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल चार्ज विल बी 2Q प्लस Q इज 3Q/2 इंटू 2 विच इज 3Q/4। तो 3Q/4 दोनों स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा बेटा, 3Q/4 और 3Q/4। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या समझ में आ रहा है आपको? अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी बॉडी पर डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है? चार्ज को डिटेक्ट करता है उस बॉडी पर चार्ज है या नहीं। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कूलम्स लॉ। तो नेक्स्ट कूलम लॉ है हमारा। तो कूलम लॉ क्या कहता है? दो चार्जेस को सेपरेटेड किया है आपने एक स्मॉल डिस्टेंस r के द्वारा, तो जो कूलम्बिक फोर्स निकल के आता है वो आता है K/Q1Q2/r²। क्या फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? K/Q1Q2/r²। यहां पर K क्या है? तो K इज बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें याद रखनी है 9 × 10⁹ तो ये वैल्यू भी हम याद रखेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? तो एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी। तो परमिटिविटी मतलब कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वहां से पास कर सकती है, उसको बताने वाली जो क्वांटिटी होती है वो परमिटिविटी होती है। अब एप्सिलॉन को हमने एप्सिलॉन नॉट को हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि एयर का जो एप्सिलॉन आर होता है बेटा वो 1 होता है। K ऑफ एयर 1 लिखा है, तो K ऑफ एयर बोलो या एप्सिलॉन आर ऑफ एयर बोलो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दोनों एक ही क्वांटिटी है। रिलेटिव टर्म मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं, और यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में हम इसको K से अधिकतर डिनोट करते हैं, तो हम K से याद रखेंगे। तो आप एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। तो एप्सिलॉन आर अगर एयर की बात करें तो 1, तो क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। बट अगर एक मीडियम आ जाए, अगर दोनों चार्जेस के बीच में आपने पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है, तो आपका K जो है वो रिड्यूस करेगा आपके ओल्ड फोर्स को, यानी कि जो नया फोर्स होगा आपका वो एयर में जो फोर्स है उसका K टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? यानी कि मल्टीप्लाई हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? K का। तो फोर्स आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है इस केस में। समझ में आई बात? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर को यूज करेंगे। तो अगर किसी बॉडी पे आपको नेट फोर्स निकालना है बेटा, तो नेट फोर्स निकालना है तो आप क्या करो? टोटल फोर्सेस को ऐड कर दो। पर ऐड कैसे करना है? वेक्टरली ऐड करना है, मतलब वेक्टर सम करना है आपको। अब कुछ रिजल्ट्स हमको डायरेक्टली याद होने चाहिए, जैसे कि अगर दो वेक्टर हैं और 90 डिग्री पे, दो वेक्टर 90 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है बेटा? f√2। क्या रिजल्टेंट रहता है? f√2। ऐसे ही दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट होता है f√3। एंड सेम केस में अगर दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट आता है f। f का f, f का f√2 और f का f√3। याद रहेगा आपको? जब क्वेश्चन आ जाए ऐसा आपको किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हो, 90 डिग्री पे लग रहे हो और सेम मैग्नीट्यूड के, तो आप ये रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? फिर आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे हम चार्ज पार्टिकल का फोर्स एक्सपीरियंस कर सके जिस पर्टिकुलर एरिया में, उस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनाया हमने? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको ऐसा यूनिट मिल गई यहां से, इस फॉर्मूले से। अब जो प्लस क्यू चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है। तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? अवे। और माइनस क्यू चार्ज के हमेशा कहां आती है बेटा? पास आती है। तो टुवर्ड्स आएगी, तो इसकी तरफ आएगी और इससे दूर जाएगी। फिर आते हैं फोर्स के ऊपर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो F इक्वल्स टू QE, हमने Q को इधर भेज दिया तो F बराबर QE फॉर्मूला बन गया आपका। तो F इक्वल्स टू QE। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है आपका और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही क्या होगा बेटा? फोर्स होगा। मतलब जिधर फील्ड उधर फोर्स, किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। बट अगर चार्जेस क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो जिधर फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लिया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे के थोड़े फॉर्मूले हम देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फोर्स का हमने देखा था कि F नेट क्या होता है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश 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 Fn वेक्टर। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, तो आप E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश 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 En वेक्टर को आप जोड़ सकते हो। पर कैसा एडिशन करना है? जैसे हमने फोर्स का एडिशन करा था वैसे ही करना है, क्योंकि दोनों ही फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। अब आते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, या अगली क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है बेटा वोल्ट। वोल्ट आपने सुना ही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है आपको, उसी को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या है? W/Q।
अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, उसके कारण r डिस्टेंस की दूरी पे एक p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा बेटा v इक्वल्स टू k q बाय r। ठीक है, k यहाँ पे वही है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चल रहा है बेटा। k की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 × 10 टू द पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.86 × 10 टू द पावर -12। ये सारी वैल्यू हमारे लिए बहुत काम की, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यही वैल्यूज हमारे लिए काम आएगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी। अभी तक दोनों क्वांटिटी हमने जो पढ़ी, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। पर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है आपका, स्केलर। तो स्केलर को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम अलजेब्रिक सम करते हैं वैसे इसको जोड़ देंगे हम। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे Q1 चार्ज के कारण, Q2 चार्ज के कारण और भी आप चार्जेस रख सकते हो, आपको नेट पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या करोगे बेटा, आप नेट पोटेंशियल में V1 + V2 + V3 सबको जोड़ते जाओगे। तो V1 हो गया आपका KQ1/R1, V2 हो गया KQ2/R2 + डैश डैश, कितने सारे भी हो आप सभी को जोड़ सकते हो। समझ में आई क्या बात। अब अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है तो वो आता है आपका पोटेंशियल। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि वर्क डन बता दो एक चार्ज को मूव कराने में, कभी आपसे पूछ सकता है कि चार्ज का वैल्यू बता दो वर्क डन देने के बाद, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आप ए से बी पे ले जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल इज वीबी, इनिशियल पोटेंशियल इज वीए इक्वल्स टू W/Q। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो डायरेक्टली सवाल आते हैं, नेट पोटेंशियल का सवाल भी बहुत ज्यादा आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसको। अभी आप थ्योरी अपनी अच्छी करते जाओ, क्योंकि मेन अपना जो गोल है वो थ्योरी और फॉर्मूले हमारे अच्छे हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला पॉइंट 11 पॉइंट देखते हैं हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की बात करें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/r²। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर उसको बोलते हैं कि अगर हमने सरफेस पे चार्ज दिया है किसी कंडक्टर को तो उसका सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही रहता है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो सरफेस पे चार्ज आपका स्प्रेड हो जाता है। इसको हम शेल भी बोल सकते हैं, हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो हॉलो स्फीयर, शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनता है बेटा। अगर इनसाइड की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ई इनसाइड अ स्फीयर इज 0, सरफेस पे ई होती है, और जब आउटसाइड की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है r² के। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको लिख के बता रखे हैं यहाँ पे कि E इनसाइड इज 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। सरफेस की बात करें तो सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है KQ/R², यानी कि उसके रेडियस के बराबर आ गए आप सेंटर से चलना स्टार्ट करा और कहां तक आ गए, सरफेस पे, रेडियस के बराबर। तो जो डिस्टेंस हुई आपकी R हो गई, तो KQ/R²। ई आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड अगर कोई पॉइंट अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर P पॉइंट है तो कोई स्मॉल r की डिस्टेंस की दूरी पे है उससे, तो KQ/r² हो गया। तो ग्राफ कैसा बना, इनसाइड 0, इनसाइड से लेकर सरफेस तक आपका क्या है 0, तो इनसाइड से आप सरफेस तक आ रहे हो 0, सरफेस पे हो गया मैक्सिमम कितना KQ/R²। जैसे आउटसाइड गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, तो ग्राफ ऐसा हो गया आपका। समझ में आई बात। वैसे अगर पोटेंशियल की बात करें कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो इनसाइड से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 होती है वहां पोटेंशियल 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो रही है बेटा, बट पोटेंशियल इनसाइड जो है वो 0 नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। सरफेस तक क्या है बेटा, a की वैल्यू है, और उसकी वैल्यू क्या होती है KQ/R। तो इनसाइड से लेकर सरफेस तक KQ/R पोटेंशियल की वैल्यू होती है। आउटसाइड की बात करें, कोई पॉइंट आउटसाइड है तो वो भी r डिस्टेंस की दूरी पे होगा, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे, तो KQ/R आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी कहानी आपको।